चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करें, जिसका नाम है कंपनी फाइनल अकाउंट। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब मेथड देख ली। हमने ये देखा था कि कंपनी का फाइनल अकाउंट है तो उसमें जनरली हम लोग दो चीजें तैयार करते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट। ये दो चीजें हमने देखी ना, कि कंपनी जनरली ये दो चीजें तैयार करती है जो उसे पब्लिश करनी होती है। कंपनी का फाइनल अकाउंट न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन जगह पर पब्लिश होता है। तो इसलिए कोई आम इंसान को भी समझ में आ जाए ना, तो इस तरह से एकदम सिंपल वो फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। सही बात क्या नहीं? और उसमें ये दो ही चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट। ये दो चीजें तैयार करते हैं। अब इन दोनों के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया था। एक दिन हमने देखा था कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं, उसका पूरा फॉर्मेट हमने समझा था। उसके बाद बैलेंस शीट का भी दूसरे दिन पर हमने पूरा फॉर्मेट समझा था, बरोबर कि नहीं? और कल हमने एक पूरा वीडियो देखा था कि जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोनों साथ में कैसे तैयार करते हैं, वो पूरा सम समझा था ना। और आज वैसे ही फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, आखिरी सम है वो, कि जिसमें भी हमें पूरा फाइनल अकाउंट तैयार करना है, मींस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पूरा। तो उसमें भी वैसे ही करेंगे ना। सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार कर देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की तरह गैप छोड़कर पूरा फॉर्मेट तैयार कर देते हैं पहले। और उसके बाद जो जो नाम दिए हुए हो क्वेश्चन में, तो उनको सिर्फ सही जगह पर लिखते जाते हैं, बरोबर? यही किया जाता है ना उसमें। तो आज भी वैसे ही करें कि आपके देखो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें लिखा हुआ है कि पार्थ लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और उसके बेस पर हमें पूरा फाइनल अकाउंट तैयार करना है, बरोबर? तो हम लोग तैयार करें ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर दूं, तो उसके बाद उसमें लिखते जाते हैं फिर, बरोबर? देखो कि जैसे जैसे मैंने ये पूरा फॉर्मेट बना दिया क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, कि ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पहले गैप छोड़कर पहले पूरा फॉर्मेट लिख देते हैं ना। टेबल में लिखते हैं नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट एंड अमाउंट। उसके बाद वो 7 स्टेप, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के 7 स्टेप्स। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे सेल्स कहते हैं हम लोग। उसके बाद अदर इनकम में 2-3 लाइन छोड़ देते हैं, बराबर ना? उसके बाद टोटल रेवेन्यू नंबर 3। फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में 8-10 लाइन छोड़ देते हैं कि उसमें हो सकता है ज्यादा एक्सपेंस हो। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसे लिखते हैं ना। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये 7 चीजें पहले लिख देते हैं, फिर जो क्वेश्चन में होगा तो इसे कंप्लीट करेंगे। उसी तरह से दूसरा बैलेंस शीट तैयार कर देंगे, कि बैलेंस शीट ऑफ पार्थ लिमिटेड, कि बैलेंस शीट में भी नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट एंड अमाउंट। उनमें दो पार्ट आते हैं ना बैलेंस शीट में। सबसे पहला पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, कि जिसमें 3 स्टेप होंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, फिर उसमें 3-4 लाइन छोड़ देते हैं, बरोबर? फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें गैप छोड़ दिया जाएगा। और फिर करंट लायबिलिटी, उसमें गैप छोड़ देंगे, ठीक है? और उसके बाद दूसरा पार्ट एसेट, आप उसके साथ ही बनाओगे नीचे ही, बरोबर ना? ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसको डेबिट क्रेडिट ऐसे दो पार्ट नहीं करने हैं भाई। यहाँ पे गैप नहीं था इसलिए मैंने यहाँ बनाया। आप लोग कंटिन्यू बनाओगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसके नीचे ही कंटिन्यू करोगे सेकेंड पार्ट एसेट। कि एसेट में भी दो स्टेप होंगे, पहला नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, उसमें भी 3-4 लाइन का गैप छोड़ देंगे, बरोबर? ये पूरा फॉर्मेट पहले तैयार कर देते हैं। अब जो आपके टेक्स्ट बुक में नाम दिए हुए हैं ना, वो नाम आप सही प्लेस पर लिखते जाएं, ठीक है? कि जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले दिया हुआ है सेल्स, सेल्स 11,25,000। तो सेल्स कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब वो सेल्स कहलाते हैं, बरोबर ना? उसमें कोई काउंटिंग नहीं करनी होती, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट बाहर लिख देंगे, 11,25,000, बरोबर ना? वो डायरेक्ट वहां लिख दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1,95,000। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये हमारे एक्सपेंस है कि अपने एम्प्लॉयज, अपने वर्कर्स के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं, तो वो एक्सपेंस एक्सपेंस में लिखेंगे ना 1,95,000।
तो उसमें लिख देंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, बराबर ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अमाउंट अंदर लिखेंगे 1,95,000, बराबर। उसके बाद दिया हुआ है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज क्या कहलाता है? तो इन्वेंटरीज हमारा स्टॉक कहलाता है। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, और स्टॉक कहां पर आता है? तो स्टॉक आता है हमारा करंट एसेट। स्टॉक हमारा एसेट कहलाता है ना, बराबर ना, करंट एसेट कहलाता है। तो वो सब इन्वेंटरीज वो यहाँ पे लिखी जाएगी करंट एसेट में। नाम खाली ध्यान रखना कि भाई कौन सी चीज कहां पर आती है। तो इन्वेंटरीज कहां पे आएगा? करंट एसेट में। तो इन्वेंटरीज जैसे दिए हुए 1,65,000, तो उसे करंट एसेट में लिखें, इन्वेंटरीज 1,65,000, बराबर। और अगर आपका अकाउंट क्लियर हो ना, बेसिक अगर क्लियर हो ना, जैसे 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सब रूल्स देखे थे कि भाई कौन सा डेबिट क्रेडिट में आता है, किसको क्या कहते हैं, अगर बेसिक क्लियर हो ना, तो ये सब तो याद करने की भी जरूरत नहीं होती। सीधा ही हमें पता होता है कि हाँ इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, और स्टॉक हमारा करंट एसेट कहलाता है, तो उसे वहीं लिखते हैं, बराबर ना। तो ये समझो ना, कंपनी का फाइनल अकाउंट वो आपके कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग तैयार हो जाता है। सही बात कि नहीं? उसके बाद इन्वेंटरीज के बाद फाइनेंशियल कॉस्ट दिया हुआ है 26,250। फाइनेंशियल कॉस्ट, कॉस्ट मतलब एक तरह का खर्चा ही, एक्सपेंस। फाइनेंशियल कॉस्ट, बराबर, कुछ मनी रिलेटेड एक्सपेंस हुआ होगा, जो कितना है 26,250। तो वो एक्सपेंस भी कहाँ लिखेंगे? यहीं पे, एक्सपेंस में, बराबर ना। फाइनेंशियल कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, तो वो वहां लिखें फाइनेंशियल कॉस्ट 26,250, बराबर। उसके बाद दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000 का। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पर आता है? अब ये एक चीज ध्यान दो बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम वो कंपनी का एक तरह का रिजर्व कहलाता है, बराबर ना। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या कहते हैं पता है? रिजर्व कहते हैं। आप लोगों को अगर इससे पहले डिबेंचर वाला चैप्टर याद हो, तो डिबेंचर वाले चैप्टर में हम लोग प्रीमियम की एंट्री करते थे कि कंपनी अपने डिबेंचर बाहर इश्यू करती है, और जो है वो पब्लिक कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं। तो वो डिबेंचर अगर प्रीमियम पे कंपनी ने मंगवाए हो, 100 रुपए का डिबेंचर 200 रुपए में कंपनी दे रही है, तो 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं ना कंपनी को, बराबर ना। जिसमें हम लोग एंट्री करते थे सेकेंड चैप्टर में, अगर याद हो तो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ऐसा लिखते थे ना। डिबेंचर वाले चैप्टर में लिखते थे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर प्रीमियम पे हो तो। उसे क्यों लिखते थे? क्योंकि देखो डिबेंचर 100 रुपए का है, लेकिन कंपनी उसके 200 मांग रही है, प्रीमियम मांग रही है, तो जो 100 रुपए एक्स्ट्रा है ना, तो वो कंपनी वो 100 रुपए अलग करके रख देती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मतलब साइड में करके रख देती है कि अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हुई, या फ्यूचर में अगर कुछ अर्जेंट जरूर पड़ी, तो वो रिजर्व यूज करेंगे, बराबर ना, वो प्रीमियम के पैसे यूज करेंगे। सही बात क्या नहीं? रिजर्व उसे ही कहते हैं ना, रिजर्व मतलब वो कहलाता है कि साइड में किए हुए ऐसे पैसे कहलाते हैं जो जरूर पड़े तो यूज करने हैं, नहीं तो वो पड़े हैं साइड में, बराबर ना, उसका और कोई यूज नहीं, अगर कुछ अर्जेंट जरूर पड़े तो यूज करना है। लायबिलिटी क्या कहते हैं पता है? लायबिलिटी मतलब कंपलसरी देना ही है, उसको नहीं दें ऐसा नहीं चलता है। जबकि रिजर्व वो कहलाता है कि साइड में पड़े हुए पैसे हैं, कुछ सिचुएशन हुई तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे उसे। सही बात ना। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, वो सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमेशा रिजर्व में माना जाता है, ये याद रखना, बरोबर। देखो जो नए पॉइंट होंगे वो तो मैं बताऊंगा ही, बाकी जैसे ये इन्वेंटरीज जैसे ये तो बेसिक पॉइंट्स है कि वो करंट एसेट में ही आता है। बाकी यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम आपके लिए नया था, तो वो याद रखना कि सिक्योरिटी प्रीमियम वो हमेशा रिजर्व में आता है। और रिजर्व की चीज कहाँ लिखते हैं इस पूरे में? तो रिजर्व की चीज लिखते हैं शेयर होल्डर फंड में, वहां पे लिखा जाता है ना रिजर्व की चीजें, बरोबर ना। शेयर होल्डर फंड में मैंने बताया था कि यहाँ पर तीन चीजें लिखते हैं, एक शेयर कैपिटल लिखा जाता है, एक कोई भी तरह का रिजर्व लिखा जाता है, और तीसरा जो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसे क्लोज करके यहाँ लिखते हैं, बरोबर। तो ये भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो वो रिजर्व कहाँ पे लिखेंगे? शेयर होल्डर फंड में, कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है 60,000 का, 60,000 है ना, तो उसे शेयर होल्डर फंड में लिखेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बरोबर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितनी अमाउंट, तो 60,000 रुपीज, बराबर, ये हो गया उसमें। उसके बाद दिया हुआ है फिक्स एसेट, फिक्स एसेट टेंजिबल दिया हुआ है 12 लाख के, तो फिक्स एसेट कहां पर आता है, फिक्स एसेट यहां पर आता है नॉन करंट एसेट में, बराबर ना, फिक्स एसेट है वो हमारा नॉन करंट एसेट, तो उसे वहां पे लिखते हैं फिक्स एसेट टेंजिबल, जैसे फर्नीचर मशीन जिसे हम लोग देख पाते हैं टच कर पाते हैं वो टेंजिबल, तो उसे यहां पे लिखे नॉन करंट एसेट्स में कि फिक्स एसेट टेंजिबल कितने हैं, तो वो 12 लाख, बराबर, ये फिक्स एसेट लिख दिया हमने। उसके बाद दिया हुआ है ट्रेड पेएबल्स 90,000, तो ट्रेड पेएबल्स क्या कहलाते हैं, ट्रेड पेएबल्स मतलब एक तरह के हमारे क्रेडिटर्स, पेएबल्स है ना जिनको पे करना है, और जिनको पे अगर करना है तो वो हमारी लायबिलिटी हो गई, बराबर ना, जिसको पे करना है वो क्या कहलाया, हमारी लायबिलिटी, तो वो यहाँ पे लिखेंगे ना लायबिलिटी में, और कौन सी लायबिलिटी, नॉन करंट के करंट, तो इसे करंट लायबिलिटीज में लिखते हैं। ट्रेड पेएबल्स मतलब जो रेगुलर ट्रेडिंग होती है, रेगुलर जिससे हमने परचेस करते हैं तो उनको पैसे देने होते हैं, तो वो ट्रेड पेएबल्स यहाँ लिखा जाएगा करंट लायबिलिटी में। कितनी है अमाउंट, तो ट्रेड पेएबल्स में 90,000, तो उसे यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रेड पेएबल्स करंट लायबिलिटीज में 90,000 रुपीज, बराबर, वो वहां लिख दिया ना। उसके बाद है इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कहाँ आता है, शेयर कैपिटल एक ही जगह पे आता है, शेयर होल्डर फंड में, वहां पे आता है ना, 7,50,000 है, तो उसे वहां लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000, बराबर, ये इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 60,000 का है, ट्रेड रिसीवेबल्स, तो रिसीवेबल्स कहाँ लिखते हैं, रिसीवेबल हमारी एसेट कहलाती है, जैसे ट्रेड पेएबल लिखा, पेएबल्स वो हमारी लायबिलिटी है जिनको पे करना है, और ये ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब जिनसे रिसीव करना है, जिनसे लेने हैं हमें पैसे, तो वो हमारी एसेट कहलाते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल्स वो हमारी करंट एसेट कहलाते हैं, करंट एसेट में लिखते हैं ये डेप्टर्स कहलाए ना हमारे, बराबर ना, जिनसे पैसे लेने हैं, जिनसे हमने सेलिंग की होगी जिनको, और उनसे पैसे लेने हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंट है 60,000, तो उसे यहां पे लिखेंगे करंट एसेट में कि ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंट 60,000 रुपीज, बराबर। उसके बाद दिया हुआ है अदर इनकम 30,000, अदर इनकम दी गई है, तो अदर इनकम कहाँ पे, वो ये प्रॉफिट एंड लॉस में है ही ना नाम अदर इनकम, वैसे अदर इनकम में गैप छोड़ा जाता है, लेकिन आपको अदर इनकम का टोटल ही दिया हुआ है, अगर टोटल ही दिया हुआ है तो वो अदर इनकम डायरेक्ट बाहर लिख देंगे, बराबर ना। वैसे अदर इनकम में गैप छोड़ते हैं कि अगर कोई नाम आता हो तो, नहीं है नाम तो कोई बात नहीं, भले उसे गैप रहने दो ना, आप जब एग्जाम में लिखो अगर 2-3 लाइन छूट भी जाए एक्स्ट्रा तो क्या चिंता है, बराबर ना, नाम और नंबर तो सही जगह पे लिखेंगे ना हम लोग। तो ये जो अदर इनकम दी गई है 30,000 की, तो उसे कहाँ लिखेंगे कि ये अदर इनकम में डायरेक्टली बाहर करके लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्ट अमाउंट दी गई है तो उसे अंदर कैलकुलेशन में नहीं, सीधा बाहर ही लिख दें 30,000, बराबर, ये अदर इनकम हो गई। उसके बाद दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5,25,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बोरोइंग मतलब कि जिनसे उधार लिया है लोन की तरह, बराबर ना, बोरोइंग मतलब एक तरह की लोन कहलाती है ना, कि जिससे उधार लिए हैं, तो अगर उधार लिए हैं लोन है तो उसे कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटीज में लिखते हैं, बराबर ना, लायबिलिटीज में लिखते हैं ना हम लोग, तो अगर लायबिलिटीज में लिखें तो करंट के नॉन करंट, तो ये नॉन करंट में आएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो वो कहाँ पे लिखते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज में, अमाउंट है 5,25,000, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5,25,000, बराबर, ये आ जाएगा इसमें। और उसके बाद है कैश एंड बैंक बैलेंस 90,000, तो कैश और बैंक बैलेंस कहाँ पे आता है, तो कैश और बैंक बैलेंस वो हमेशा हमारी करंट एसेट कहलाता है, बराबर ना, करंट एसेट कहते हैं ना, कैश है और बैंक बैलेंस है, तो उसे तो वही लिखते हैं, ये तो बेसिक चीज है कि कैश एंड बैंक बैलेंस, तो वो अमाउंट है
90,000 हमारे करंट एसेट में, बराबर। उसके बाद जैसे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन है 33,750, बराबर ना। तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे लिखते हैं, तो डेप्रिसिएशन भी हमारा एक्सपेंस ही कहलाता है। वो कोई लायबिलिटी नहीं है, किसी को पे नहीं करना है, ना ही एसेट है कि कहीं से मिलने वाले हैं पैसे, नहीं। डेप्रिसिएशन क्या कहलाता है, हमारा एक्सपेंस कहलाता है। एक तरह का मशीन के ऊपर, हमारे एसेट के ऊपर का खर्चा ही है ना ये। 33,750 दिया हुआ है तो वो डेप्रिसिएशन भी यहीं पर ही लिखेंगे, एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन 33,750, बराबर। डेप्रिसिएशन के बाद दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका मतलब परचेज कहलाता है। परचेज का ही दूसरा नाम जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है। और ये कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब एक तरह का खर्चा, बराबर ना, जो खर्चा ही कहलाया। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहाँ पे आएगा, एक्सपेंस में लिखा जाएगा। 6 लाख की अमाउंट है ना, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख, वो भी यहीं पे ही लिखा जाएगा, बराबर। और उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,10,000 का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट कहलाती है। हमने इन्वेस्ट किया तो उसके पैसे मिलेंगे ना हमें, बराबर ना, वो हमारी एसेट कहलाती है। और वो कहाँ पे लिखा जाएगा, तो नॉन करंट एसेट में, क्योंकि लिखा हुआ ही है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बराबर ना। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,10,000 के, तो वो यहीं पे ही लिखे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,10,000, बराबर। सब चीजें लिख दी हमने, लिख दी ना सब चीजें। अब इसमें तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, नीचे कोई अदर इन्फॉर्मेशन या कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे, जो सब लिख दिया तो अब इसे क्लोज करें। जिसमें सबसे पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को क्लोज करें हम लोग, बराबर ना। अब इसे क्लोज करें ना, तो इसमें जो 7 स्टेप हैं एक एक स्टेप करके क्लोज किया करो। कि जैसे देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो तो डायरेक्ट बाहर ही है, बराबर ना, उसमें कुछ नहीं करना है। फिर अदर इनकम वो भी इसमें डायरेक्ट बाहर ही दिया हुआ था, बराबर, वो डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू में ये सेल और अदर इनकम इन दोनों का प्लस, फर्स्ट और सेकंड का प्लस करते हैं ना टोटल रेवेन्यू में, तो इन दोनों का प्लस आ जाएगा 25 और 30 11,55,000, बराबर। ये टोटल रेवेन्यू नंबर 3 हो गया। फिर नंबर 4 एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में जो 4 नाम दिए हुए हैं तो इन सबका प्लस बाहर लिखेंगे, बराबर ना। ये सब एक्सपेंस लिखें, तो इनमें अगर एक्सपेंस लिखे ना तो कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा उसमें 8,55,000। कितना आंसर आ जाएगा, 8,55,000, बराबर ना। ये चारों का प्लस यहाँ पे करेंगे, नंबर 4 क्लियर। फिर नंबर 5 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट, तो वो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे, बराबर ना। जो रेवेन्यू है उसमें से एक्सपेंस माइनस करो तो बाकी का टैक्स मिलेगा, ठीक है। तो रेवेन्यू 11,55,000, उसमें से 8,55,000 माइनस करो तो बाकी का बचा हमारा 3 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचेगा हमारा, 3 लाख में बचेगा, बराबर। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, भाई कितने परसेंटेज टैक्स देना है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें कुछ नहीं दिया हुआ कि टैक्स कितना देना है, बराबर। और अगर कुछ मेंशन नहीं है मतलब टैक्स पे नहीं करना है, बराबर ना। जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसपे क्या कर देना होगा, डैश कर देना होगा हमें कि टैक्स कुछ भी नहीं है। और अगर टैक्स कुछ भी नहीं है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी वही रहेगा ना, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी रहेगा 3 लाख, बराबर ना। ये हमारा आंसर कि प्रॉफिट कितना हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का, 3 लाख रुपीस, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फिर बैलेंस शीट को क्लोज करें हम लोग। तो बैलेंस शीट को क्लोज करने से पहले सबसे पहले जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया उसे ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, बराबर ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो शेयर होल्डर फंड है वहां लिखा जाता है ना ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले तो ये ट्रांसफर करें कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसे यहाँ पर लिखें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 लाख का आया, बराबर। अब आ गया ना, अब इसे क्लोज करते हैं
कि जैसे बैलेंस शीट में सबसे पहले ये क्लोज करें, एक एक स्टेप करके क्लोज करें। कि जैसे अगर पहला स्टेप गिने तो पहले स्टेप में ये है 60,000, 7,50,000 और 3 लाख, तो उसमें आ जाएगा कितना 11,10,000, बराबर, वो आ जाएगा 11,10,000। सेकेंड स्टेप नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें तो एक ही है, तो एक है तो वही लिखेंगे 5,25,000, बराबर। और इसमें तो इसमें भी ये एक ही है तो सिर्फ वही लिखेंगे 90,000, बराबर ना। और फाइनली इन सब का टोटल, तो इन सब का अगर हम लोग टोटल करें ना तो वो टोटल में आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 17,25,000। ये टोटल कितना हो जाएगा 17,25,000। ये इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल आ गया हमारा, बराबर। और ये जो टोटल आ गया तो अब फिर एसेट वाले पार्ट को कंप्लीट करें, आपका तो कंटिन्यू ही होगा ना फिर। तो ध्यान देना पहले ये एक पार्ट कंप्लीट करते हैं इसका ये टोटल, और फिर एसेट वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। कि इसको अगर कंप्लीट करें तो इसमें भी पहले ये एसेट का टोटल नॉन करंट एसेट, तो 12 लाख और 2 लाख 14 लाख 10,000, बराबर। और जो करंट एसेट है तो करंट एसेट को कंप्लीट करें, तो इनका अगर टोटल करें ना तो इसके टोटल में आ जाएगा फिर ये टोटल आ जाएगा 2,15,000, बराबर। 2,15,000, 2 एंड 3 सॉरी 3,15,000, 3,15,000 इन तीनों का टोटल। और फाइनली ये दोनों का अगर टोटल करें तो 14 लाख और 3 लाख 17,25,000, कितना आ जाएगा टोटल 17,25,000। वो आ गया ना इक्वल। हमारे इसमें लायबिलिटी और एसेट का टोटल सेम आना चाहिए, वो सेम आ गया कि लायबिलिटी का टोटल भी उतना हो गया और एसेट का टोटल भी उतना हो गया, ठीक है ना। दोनों का टोटल सेम आ गया मतलब आपका सम करेक्ट है। फिर समझ आई बात है, सिंपल है ना ये भी। कि ये पूरा का पूरा फॉर्मेट पहले तैयार कर दो और उसके बाद सब एक एक करके उसमें जो भी मटेरियल है जो भी नाम है वो सब चीजें अपनी अपनी जगह पे लिख दो, बराबर। तो आज जैसे हमने कंपनी का फाइनल अकाउंट कंप्लीट किया ना, ये जैसे सम्स देखे, अब आगे के जो चैप्टर्स हैं आगे की जो नई मेथड्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।